आज दिनांक 2/6/2020 दिन मंगलवार। मैं उमेश चंद्र यादव, सहायक अध्यापक PDMD इंटर कॉलेज डोहरिया बाजार गोरखपुर, जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को अध्याय 1 जिसका शीर्षक है आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति, जिसको कहा जाता है पुनर्जागरण। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे। पुनर्जागरण शब्द क्या है, इसके विषय में फीसर महोदय ने कहा है, सामान्य रूप से धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी की एक धार्मिक क्रांति थी जिसने यूरोप के अनेक देशों को रोम के चर्च से पृथक कर दिया। इसी संदर्भ में स्वयं महोदय का कथन है कि धार्मिक सहिष्णुता, कला, वास्तुकला में एक नई शैली एवं एक नए ढंग का साहित्यिक सृजन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी भाषा के रेनेसा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। विश्व इतिहास में 1300 से 1500 ईस्वी के उस समय को जब यूरोप में साहित्य, कला तथा विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हुआ, इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यूरोप वासियों द्वारा मध्यकालीन निर्जीव और मृतप्राय प्राचीन रोम और यूनानी सभ्यता को पुनर्जीवित कर प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास किया गया, उसे ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। इससे अज्ञानता और अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए मानव को छुटकारा मिला और उसके जीवन में नए ज्ञान एवं नई चेतना का उदय हुआ। इसीलिए पुनर्जागरण को मध्यकालीन पुराने विचारों के विरुद्ध एक सांस्कृतिक एवं अहिंसक क्रांति की संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में राज्य, राजनीति, धर्म, न्याय, साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन तथा सुधार हुआ। अब प्रश्न ये है कि यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? किस कारण जो है यूरोप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण आरंभ हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। पहली चीज है इटली की घटना और बौद्धिक प्रगति। पुनर्जागरण को प्रबल प्रेरणा प्रदान करने वाली घटना 1453 ईस्वी में घटी। यह घटना थी कुस्तुनतुनिया का पतन। किसका पतन? कुस्तुनतुनिया का पतन, जो कि यूरोप के इतिहास में एक प्रसिद्ध घटना है। इस वर्ष तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। मध्यकाल में यह नगर शिक्षा एवं कला का केंद्र था। तुर्कों के इस नगर पर अधिकार करने के बाद बहुत से यूनानी विद्वान भागकर इटली चले गए। इटली के शासकों ने यूनानी विद्वानों, कलाकारों और साहित्यकारों का हृदय से स्वागत किया और उन्हें शरण दिया तथा संरक्षण भी प्रदान किया। इस संपर्क के फलस्वरूप इटली में नवीन विचारों, भावनाओं तथा मान्यताओं का उदय होने से वहां पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इसके फलस्वरूप महान बौद्धिक जागृति हुई। विद्वानों ने इटली जाने के कुछ प्रमुख कारण बताए, जो इस प्रकार है। पहली चीज है, इटली एक समृद्ध देश था। इस समृद्धि का कारण था विदेशी व्यापार। दूसरी चीज, यूरोप के किसी अन्य देश से पहले इटली में एक समन्वित नागरिक समाज की स्थापना हुई। परिणाम स्वरूप इस समाज में उदारवादी एवं स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति आसानी से की जा सकती थी। अगली चीज है, इटली के समृद्ध व्यापारी अपने धन का उपयोग साहित्यकारों एवं कलाकारों के प्रश्रय एवं उत्साह प्रदान करने में कर रहे थे। और यूरोप में पुनर्जागरण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है धर्म युद्ध। नवीन ज्ञान का मार्ग दिखाने में मध्यकाल में लड़े गए धर्म युद्धों ने विशेष भूमिका निभाई। ये धर्म युद्ध
तुर्कों से यरूशलेम को स्वतंत्र कराने के लिए ईसाइयों ने लड़े। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोपवासी अन्य देशों की सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में आए और उनमें नवीन विचारों का उदय हुआ। तीसरा कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार। पुनर्जागरण का तीसरा कारण क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार। धार्मिक युद्धों के कारण यूरोप के लोग मध्य पूर्व की इस्लाम सभ्यता के संपर्क में आए। इससे यूरोप वासियों को अपने राजनीतिक एवं धार्मिक ढांचे की कमियों की जानकारी हुई। उन्होंने अपने जर्जर धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में समयानुकूल परिवर्तन करना आवश्यक समझा। अपनी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने नए सिरे से प्रयास प्रारंभ कर दिया। यह था इस्लाम का धर्म का प्रचार। चौथा कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। चौथा कारण क्या है? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। इसमें जैसे 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप में पुनर्जागरण को बड़ा बल मिला। तुर्कों के अत्याचार से डरकर बहुत सारे यूनानी ईसाइयों ने यूरोप के भिन्न भिन्न भागों में शरण ली। इन लोगों ने यूरोप में जगह जगह यूनानी सभ्यता का प्रचार किया, जिसका लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव ने यूरोप में जागृति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो यह भी एक महान कारण था पुनर्जागरण का यूरोप में। अगला कारण है नवीन धार्मिक मान्यताओं का विकास। जैसे यूरोप के लोगों में यह विश्वास उत्पन्न होने लगा कि स्वर्ग तथा नरक धर्म की केवल रूढ़िवादी कल्पनाएं हैं। जीवन का सच्चा सुख तो परिश्रम तथा स्वावलंबन से ही प्राप्त होता है। स्वर्ग कहीं नहीं, इसी धरती पर विद्यमान है। इन मानवतावादी विचारों के दुर्भाव से यूरोप के निवासियों को अंधविश्वासों से मुक्ति मिली और वे नए तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने लगे। तो यह भी यूरोप में पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था। अगला कारण था भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोज जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि दो देशों के नाविकों ने नए नए समुद्री मार्गों तथा नए नए देशों की खोज की। यूरोप के लोगों ने इन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए, जिससे यूरोप साम्राज्यवाद के युग का आरंभ हुआ। इन भौगोलिक खोजों से यूरोपवासी अनेक उन्नत प्राचीन सभ्यताओं के संपर्क में आए। अगली चीज है, अगला कारण है छापे खाने का अधिकार। छापे खाने के आविष्कार से छापे खाने का आविष्कार, जैसे छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई, जिससे सामान्य जनता के लिए शिक्षा के द्वार खुल गए। शिक्षा के प्रसार से लोगों का ज्ञान बढ़ा और उनकी तर्क शक्ति का विकास हुआ। अगला कारण आविष्कारों का प्रभाव। यूरोप में विभिन्न वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार किए। न्यूटन, गैलीलियो, कापरनिकस, विलियम हार्वे, रॉबर्ट बायल जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कारों से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब इसमें आपको थोड़ा सा बताता हूं। न्यूटन, जैसे आपको बताया ना, न्यूटन, गैलीलियो, कापरनिकस, विलियम हार्वे, रॉबर्ट बायल, ये वैज्ञानिकों नाम बताया। इसमें न्यूटन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की व्याख्या की। न्यूटन ने क्या किया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की व्याख्या की। गैलीलियो ने दूरबीन बनाई। कापरनिकस ने सूर्य ग्रहण का केंद्र है, कापरनिकस जो सूर्य ग्रहण का केंद्र है और पृथ्वी तथा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं की व्याख्या की। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर जानते होंगे आप, ब्लड रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की। किसने? विलियम हार्वे ने। रॉबर्ट बायल ने गैसों के दाब
एवं आयतन की व्याख्या की। इन आविष्कारों से विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। अगला चीज है भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। उन दिनों जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था, उस समय की बात है। उन दिनों लैटिन सारे यूरोप की भाषा बनी हुई थी, किंतु इंग्लैंड के प्रसिद्ध साहित्यकार चासर ने द कैंटरबरी टेल्स पुस्तक की रचना करके आधुनिक अंग्रेजी की साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। इटली के महान कवि दांते ने इटली की भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की रचना की। इटली निवासी मैकियावली ने राज्य की नई कल्पना प्रस्तुत की। जर्मन निवासी मार्टिन लूथर ने चर्च के विरुद्ध ग्रंथ लिखे। इन विभिन्न कवियों एवं लेखकों की कृतियों ने यूरोप में पुनर्जागरण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। अगला चीज है इसे पुनर्जागरण का कलाओं का प्रवास, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला तथा भवन निर्माण में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। इस युग के प्रमुख कलाकारों में राफेल, माइकल एंजेलो तथा लियोनार्डो दा विंची के नाम उल्लेखनीय है। इन कलाकारों ने अपनी कृतियों द्वारा यूरोप के लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। अब अगली चीज है, ये तो कारण थे पुनर्जागरण के। अब बात आती है कि पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी, किस कारण ये इतना लोकप्रिय हुआ। इसका कारण भी, इसका विशेषताएं भी निम्नलिखित है, जिसमें पहला है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास व भूगोल जैसे विषयों का अध्यापन आरंभ हुआ। दूसरी विशेषता इसलिए रही, पुनर्जागरण ने मनुष्य को अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चरित्र के बंधनों से छुटकारा दिलाया और उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास किया। तीसरी विशेषता, जैसे लैटिन यूनानी भाषाओं के स्थान पर लोक भाषा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। अगली चीज, जनता में आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई। पांचवी विशेषता है, पुनर्जागरण के कारण कला को प्रोत्साहन दिया गया। अब ये तो रही इनकी विशेषताएं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, अब हम बाकी चीजें अगले टॉपिक पे बताएंगे, अगले टर्म्स में। धन्यवाद।